ये देखते हैं बिहार दरोगा के लिए यूडिटेरिया का पहला सेट। पहला प्रश्न जो इस प्रकार है, आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये कथन सत्य है और बाकी जो है गलत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के साथ साथ गेहूं, जौ, बाजरा, चावल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर जैसे जानवरों का पालन भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। दूसरा प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है, तो इसका जो जवाब होगा सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक आचरण, सही आचरण। इस प्रकार इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पलिछंदनम इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। विशाख दत्त द्वारा संस्कृत भाषा का नाटक है। आगे है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? शेरशाह सूरी इसका जवाब होगा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था, जिसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो जवाब होगा औरंगजेब। आगे है, भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, तो 1856 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। आगे देखेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, तो इसकी जो स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। आगे देखेंगे, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका जो निर्माण करवाया गया था इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा 1408 ईस्वी में किया गया था। कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। आगे है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो 1/2 भाग था। आगे है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डॉट की समानता का वचन देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का
वचन देता है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? स्वर्ण सिंह समिति इसका जवाब होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 के क अनुच्छेद 51 क को जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 244 एक तथा 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इनके प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची में वर्णित है। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका जो जवाब है ऑप्शन सी होगा। आगे है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? इसका जो जवाब होगा 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने की व्यवस्था की गई है। इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और नीति आयोग। तो इसमें जो संवैधानिक संस्था नहीं है वो है नीति आयोग। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। आगे देखेंगे, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई थी, इसमें कार्यभार संभाले थे। जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो 241 अनुच्छेद 241 के तहत ये प्रावधान है। आइए देखते हैं, 239 अनुच्छेद में यह कहा गया है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है और 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ेंगे, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? कंबोडिया इसका भाग नहीं है, यानी थाईलैंड, म्यांमार, लाओस इसके भाग हैं। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। नहीं,
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। और आगे देखेंगे लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है। तो लोसूंग जो त्यौहार है सिक्किम में मनाया जाता है। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है। ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। आगे देखेंगे सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है। तो इसकी जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। आगे देखेंगे इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए। इसका जो जवाब होगा 33.33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारण 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। ऑप्शन डी इसका जवाब है। आगे देखेंगे एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। क्यों। यांत्रिक मदद के लिए। एपीफाइट्स पौधे वे पौधे हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन पोषक तत्वों के लिए इस पर निर्भर नहीं होते। ये पौधे वर्षा जल वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और स्थापना वर्ष। सिमलीपाल 1994, कंचनजंगा 2002, नोरक्रेक 1988, पन्ना 2011। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है क्योंकि कंचनजंगा की जो स्थापना की गई थी वो 2000 में किया गया था। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है। तो ऐसा करने वाला जो हाई कोर्ट है केरल हाई कोर्ट है। किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा श्वास ऐप जारी किया गया है। आगे देखेंगे हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है। अमेरिका इसका जवाब होगा। 7वां संगम युद्ध अभ्यास भारत तथा अमेरिका के मध्य दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ। यह एक नौसेना सैन्य अभ्यास है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है। तो टोंगा इसका जवाब होगा। ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय जनेवा में है। इसमें शामिल होने वाला 187वां देश जो है टोंगा है। आगे है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया। तो इसका जो प्रतिनिधित्व किया था हमारे डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो ऑपरेशन दोस्त इसका जवाब होगा। फरवरी 2023 में तुर्की तथा सीरिया में आए भूकंप में लगभग 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
भारत सरकार ने बचाव एवं सहयोग हेतु एनडीआरएफ की टीम तुर्की तथा सीरिया भेजा एवं इसे ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया। तो इस प्रकार इसका जवाब ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा। आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अमेरिका इसका सही जवाब होगा, जबकि भारत चौथे स्थान पे है। 40वां प्रश्न देखेंगे, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 6 से 6.8% इसका जवाब होगा। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में जो है पहला है, ऑप्शन ए इसका जवाब है। आगे देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को उनके खेल में विशिष्ट योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुश्री अंशु का संबंध कुश्ती से है। आगे देखेंगे, ग्रैमी पुरस्कार 2023 किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? हैरी आउस इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? तो विक्ट्री सिटी के लेखक जो हैं सलमान रश्दी हैं। आगे देखेंगे, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था। इसका जो थीम था क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। और 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है, तो इसकी जो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली इसका जवाब होगा। निजी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली रहा है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में सही सुमेलित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कैरी परनाइक हैं, मेघालय के फागू चौहान, झारखंड के सीपी राधा कृष्णन और महाराष्ट्र के गणेश लाल, जो गलत है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं, तो इस प्रकार इसका जो गलत है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका जो संबंध था खेल से था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संगीता वर्मा इसका जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया भोपाल में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें लगभग 15 से अधिक देश शामिल होंगे। आगे है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 200वीं जयंती मनाई गई है। आगे देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया में सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। आगे देखेंगे, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल इसका जवाब होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? तो इसका जो जवाब होगा मणिपुर
याओसांग उत्सव का संबंध मणिपुर से है। यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिनों तक चलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? सुरेखा यादव इसका जवाब होगा। वंदे भारत ट्रेन का संचालन सुरेखा यादव के द्वारा किया गया। इन्होंने सोलापुर से मुंबई तक ट्रेन चलाई। सुरेखा यादव ही देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी है। रबी फसल की बुआई की जाती है, तो इसकी जो बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में की जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है, जबकि सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। रबी फसल गेहूं, चना, जौ, सरसों इत्यादि हैं। आगे देखेंगे, जूट उत्पाद में अग्रणीय राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल इसका जवाब होगा। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? अरुणाचल प्रदेश इसका जवाब है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है। सेंटोस ब्राज़ील का ही एक कॉफ़ी बंदरगाह है। यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है तथा यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। इस हिमालय की प्रमुख चोटी कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल इत्यादि हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है परवाल द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है। यह जम्मू और कश्मीर में प्रवाहित होती है, जबकि किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है तथा रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। भार की एसआई मात्रक जो है न्यूटन है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति तरंग की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन हो जाना रासायनिक परिवर्तन है, बाकी भौतिक परिवर्तन है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो डाल्टन के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है?
गैलियम इसका सही जवाब होगा। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होती है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसे सफ़ेद होती है। यह सामान्य ताप में तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो 2-6 जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। 2-1 जो है लिथियम का है और 2-8-1 जो है सोडियम का है और 2-8-3 जो है ये एल्युमिनियम का है, जबकि 2-6 जो है ऑक्सीजन गैस का है। तो इस प्रकार जो ये 2-6 है जो ऑक्सीजन का है वो गैस है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन या अपकरण कहा जाता है। आगे देखेंगे यदि किसी लवण का pH मान 0 हो तो वह का लवण होता है। तो वह जो लवण होगा सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस का लवण होता है। आगे देखेंगे जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? हीलियम इसका सही जवाब होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैसों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन को रखा गया है। अगला प्रश्न है अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? खाद में किया जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हिमेटोलॉजी का जो संबंध है रक्त से है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है और टिश्यू कल्चर में कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन होता है। अगला प्रश्न है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी। हमारे शरीर में वसा संचयक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक इसका जवाब होगा। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन इसका जवाब है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व होता है कार्बन। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो इसका जो जवाब होगा ग्रेगर मेंडल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? एनिडीला संघ से संबंधित है। यह उभयलिंगी होता है। यह बाह्य परजीवी है तथा इसका शरीर
लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें हेमोटोन्ड दांत पाए जाते हैं? मछली में हेमोटोन्ड दांत पाए जाते हैं जो समान आकार के होते हैं, जबकि स्तनधारियों में दांत थिकोटोन्ड, हेरोटोन्ड और ज़्यादातर डाइफियोडोंट होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तपेदिक जो है विषाणु जनित नहीं है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वार आदि विषाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे जो गणित के सवाल हैं, आइए देखते हैं। यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है तथा 24 और 36 का तृतीया समानुपाती y है, तो 6x अनुपात 13y का मान क्या होगा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? तो 15 मिनट इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 98 का, इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और 99 का देखेंगे, 3 साझेदार ABC ने क्रमशः 40,000 तथा 38,000 रुपये तथा 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये के कुल लाभ में ए का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो इसका जो जवाब होगा 18,400 हो जाएगा। अगला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो जवाब होगा 1800 हो जाएगा। अगर मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो मैथ का सॉल्यूशन अगले सेट में करके बताऊंगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।